से पहले लाइक एट आइसर एज फार एज आई नो मेरे बैच से पहले नोबडी हैज अटेंडेड दिस बीएआरसी वाला इंटर्नशिप। तो मेरे लिए खुद में अच्छा लगा कि नहीं चलो कुछ तो रिसर्च में आगे बढ़ रहा है। वैसे तो हमने पीएचडी के बारे में पहले भी बात करी है, राइट? बट पीएचडी इन यूरोप, इंडस्ट्रियल पीएचडी के फायदे और नुकसान एंड वेरियस प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर दैट। और तो और ये सब लो जीपीए होने के बावजूद टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद समवन जो अभी ताज़ा डॉक्टर हुआ है, डॉक्टर आनंद राज, एंड टॉकिंग टू हिम इज आवर वेरी ओन डॉक्टर दीपशिखा अरोरा। So just immerse yourself into this wonderful conversation. Over to you, Dipshika. Welcome, Anand, on our show. Thank you, Dipshika, for the nice introduction. And yes, so we both are doctors, and we both are going to discuss about the research journey, especially like as Dipshika mentioned that I have recently defended my title, and it's from Institut Français de Pétrole, so it's a petroleum company in France, and it's a governmental organization, and I got my degree from PSL Research University, which is another top-notch university in France, and we will be discussing about the journey and how I got into this PhD program and so on. ठीक है आनंद, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं कि मैं ना जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही है। आपने कैसे डिसाइड किया पीएचडी करने का, कैसे आप आईआईएससी पुणे लैंड करे, कैसे आपका ये पूरा प्रोसेस रहा, एकदम शुरू से अपने हमारे यंग व्यूअर्स के लिए आप ये शेयर कीजिए। सबसे पहले शुरुआत ऐसे मैं पटना में पला बड़ा और वहीं पे पढ़ाई कर रहा था, एंड इट वाज लाइक कि शुरू में तो फिटजी में मैं पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहा था, और उस समय बस ये था कि किसी तरह आईआईटी में जाना है और इंजीनियरिंग करना है, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। कॉलेज के नाम पे नॉन अटेंडिंग था, घर के बगल में ही राम लखन सिंह यादव कॉलेज था, तो वहाँ चला गया। फिटजी में कोचिंग करता था तो उससे थोड़ा आइडिया लग रहा था दोस्तों से मिल के। अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी आईआईटी वगैरह मिला नहीं, और ट्रिपल ई में भी ऐसे कुछ तो था कि काफ़ी रैंक उतना अच्छा है नहीं, तो फिर मैं सोचा कि एक साल और ब्रेक लेते हैं। मीनवाइल मैंने पटना साइंस कॉलेज में एक कोर्स में एडमिशन लिया। ये सब बातें 2012 की हो रही है, तो तब मैं 12th किया, और उसके बाद पटना साइंस कॉलेज में मैंने फिजिक्स ऑनर्स लिया, और मैं सोचा कि फिर से एक अटेम्प्ट आईआईटी का दूंगा। उस समय रिसर्च के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर थोड़े टाइम बाद एक डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप था, सो आई गॉट इनटू दैट लिस्ट, जहाँ पे मेरा नाम जो था वो डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप में आ गया। एंड थ्रू दैट मतलब एक पेपर में एडवर्टीजमेंट आया आईसर को लेके, जहाँ पे मुझे पता चला कि जो भी जिनका भी मार्क्स का कट ऑफ कुछ सर्टेन लिमिट अबव डीएसटी इंस्पायर वाले से ज़्यादा है, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे इवन दो पता नहीं था, बट मैंने सोचा कि इंडियन इंस्टीट्यूट है, कुछ अच्छा ही होगा, तो मैंने प्रिपेयर करके और उसका एग्जाम दिया। वन स्पेशलिटी अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ आईसर इज दैट कि आपके चारों स्ट्रीम पढ़ने पड़ते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मैंडेटरी होते हैं। उसके जो ये मेन जो स्टेट बोर्ड चैनल से जो एडमिशन्स लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपेयर करके किया। फिर मुझे आईसर पुणे जो मेरा फर्स्ट चॉइस था वो मुझे मिल गया। वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे कुछ भी रिसर्च का पता नहीं था, तो थोड़ा लगता भी था कि पता नहीं इसके में आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसा पहले सुना था कि प्लेसमेंट्स वगैरह तो है नहीं। फिर सबसे पहला जो मुझे ब्रेक मिला वो था एक NIOS फेलोशिप। सो इट्स इनिशिएटिव ऑफ होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने पहले नाम सुन रखा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि ओलंपियाड्स के लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इट वाज अ वेरी बिग ब्रेक फॉर मी कि मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो पूरे इंडिया से कुछ मेरे बैच में केमिस्ट्री के लिए 52 लोगों को सेलेक्ट किया, एंड दे कॉल्ड मी फॉर 10 days ऑफ कैंप इन मुंबई। तो दिसंबर के टाइम पे वो कैंप था, तो हमें काफ़ी सारे डिफरेंट जगह से प्रोफेसर्स आके सिखाते थे, डेली लेक्चर्स चलता था सुबह से शाम तक, एंड दे हैड अ वेरी यूनिक वे ऑफ असेसिंग आवर प्रोग्रेस।
लाइक आफ्टर ईच क्लासेस वी वर सपोज टू गिव डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन आस्किंग एक उनका क्राइटेरिया ही था कि पूरे क्लास के बाद तुम क्वेश्चन पूछो एंड दे विल प्रोवाइड यू चिट्स, यू राइट योर क्वेश्चन एंड यू विल बी जज्ड असेस्ड ऑन दैट बेसिस। तो ऐसे ही फिर उसके बाद कई सारे रिसर्च पेपर लिखने के लिए भी हुआ, कुछ बेसिक केमिस्ट्री के टेस्ट लिए गए। तो ऐसे ऐसे करके 10 दिन का कैंप चला, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए, मतलब IIT बॉम्बे से, BARC से, पंत कॉलेज से। और फिर उसके बाद एक दिन हम लोग का इंडस्ट्रियल टूर भी हुआ BASF कंपनी में। और उसके बाद उसमें हम लोग BASF में पूरे दिन रहे और वहाँ के सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को समझे। महाराष्ट्र मुंबई में एक और जगह था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे भी जाके हम लोग ने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह देखा। तो काफ़ी कुछ हम लोग उस पूरे कैंप में कर रहे थे। और उसी कैंप में जब BARC का सेशन था तो मुझे ऐसे पहला बार कंप्यूटर्स पे केमिस्ट्री करने का दिखाया गया। तो ऐसा था कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का था कि कंप्यूटर है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जिसमें कि हम लोग ने कुछ मॉडल्स बनाए अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप के, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए, उसके एनर्जीज निकाल के। तो वो सब जो 12th क्लास में लाइक वट एवर वी हैड इन दिस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तो वो सब चीज़ें कर रहे थे। तो वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, देन दे गिव अस सेवरल असाइनमेंट्स, राइटिंग असाइनमेंट्स। फिर उस पूरे प्रोग्राम का ऐसे 2 साल के लिए मुझे DAE का फेलोशिप मिला, जिसके थ्रू मैं पहला समर प्रोजेक्ट अपना BARC में किया। सो और इससे पहले लाइक एट आइसर, एज फार एज आई नो, मेरे बैच से पहले नोबडी हैज अटेंडेड दिस BARC वाला इंटर्नशिप। तो मेरे लिए खुद में अच्छा लगा कि नहीं चलो कुछ तो रिसर्च में आगे बढ़ रहा है। एंड लेटर ऑन व्हेन आई ज्वाइंड द थ्योरेटिकल केमिस्ट्री डिवीजन ऑफ BARC, तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में काफ़ी अच्छा मुझे ये पार्ट लगा कि सारे साइंटिस्ट लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और अगर कुछ ट्रेनी लोग हैं तो वो लोग भी वहीं पे हैं। अनलाइक कि प्रोफेसर्स का केबिन होगा और उसमें तुम बहुत स्ट्रिक्टली एक टाइम सोच के जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी थी। तो वहाँ पे काफ़ी साइंटिस्ट लोग जो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे, उन लोग के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। मेरे डिवीजन में थे प्रोफेसर स्वपन घोष, तो उनके साथ अक्सर मैं लंच करता रहता था और साइंस की चीज़ें सीखता रहता था। तो मेन जो था उस मेजर जो पार्ट जो पहला साल में मैंने इंटर्नशिप में सीखा, वो 3-4 महीने के लिए था। तो 3 महीने मैंने अटेंड किया, और उसमें सबसे पहले मैंने रिल्म ऑफ डूइंग रिसर्च, जो कि मुझे बिल्कुल से ही नहीं पता था कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि पहले से ही इंजीनियरिंग और मेडिकल ने इतना हम लोग का माइंड को हाईजैक कर रखा था। तो वो एकदम से रिसर्च में जाना बहुत ही डिफरेंट सा था। फिर उसके बाद वहाँ पर अच्छा रिसर्च हुआ, और पहले साल में ही मतलब ऐसे एक अच्छा जर्नल में पेपर आया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ। और सेकंड चीज़ ये था कि वहाँ पे लोगों से मिल मिल के सीख के जो बेसिक फिलोसफी फॉर डूइंग रिसर्च, वो वाला पार्ट क्लियर हुआ। फिर मैं वहाँ से पिकअप किया, और वो शायद से सबसे पहला ब्रेक थ्रू मैं उसको ही बोलूँगा। और उसके बाद फिर मैं और भी इंटर्नशिप्स किया, और धीरे धीरे दिमाग में ये आता गया कि नहीं, ये रिसर्च वाला लाइन अच्छा है और मैं करूँगा। और मैं शुरू से ही कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री किया, तो वही कंटिन्यू करता रहा। बाद में फिर यूरोप में भी PhD के लिए गया, तो ऐसा ही मतलब यही ऐसे जर्नी रहा। तो यूरोप की PhD के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आनंद, जैसे आपने हमें बताया PhD के बारे में, आपने एक इंडस्ट्रियल PhD करी है, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन एकेडमिक PhD? क्या एक्सपोजर अलग होता है? प्लीज थोड़ा व्यूअर्स को वो शेयर कीजिए। तो सबसे पहले कि जब जैसे कि मैंने बताया कि आई स्टार्टेड डूइंग सम इंटर्नशिप्स और मैंने रिसर्च पेपर्स वगैरह किए, तो दिस बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस अलॉट। और मैंने सोचा कि ठीक है, अभी रिसर्च का जर्नी को अच्छे से कर सकते हैं। बट फिर बात वही थी कि एकेडमिया में रहना है या फिर कंपनीज में कुछ जॉब लगे, क्योंकि बाकी सब कॉलेजेस में तो 3rd-4th ईयर में प्लेसमेंट्स और ये सब चीज़ों की बातें चलने लगी। सो एट दैट टाइम हम लोग को भी एक फुल ईयर ऑफ मास्टर थीसिस का ट्रेनिंग लेना था, और तब कॉलेज में शेल बैंगलोर की टीम आई,
जिसने मुझे फाइनली इंटर्नशिप के लिए भी रिक्रूट किया आफ्टर टेकिंग इंटरव्यूज और जो भी प्रोसेसेस थे। तो वो एक बात था। तो उस समय थोड़ा सा कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स थे उन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगा। सेकंड चीज़ था कि तब मैं ये भी ज़्यादा सोच रहा था कि अब क्या मतलब एकेडमिया में रहना है या फिर कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह में कामकाज होगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा एकेडमिया फोकस्ड है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे अभी तक ये एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का ट्रेनिंग ऐसे कम ही चल रहा है, स्पेशली बेसिक साइंसेज में। तो फिर जब शेल बैंगलोर का भी मिला तो मैं उस समय भी एकेडमिया चूज किया, क्योंकि बाद में मुझे था कि इंडस्ट्री वगैरह के लिए कुछ स्कोप देखना है। फिर मुझे व्हेन आई वेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय मास्टर थीसिस, जो कि मैंने 2 पार्ट में किया। पहला पार्ट मैंने स्पेन में किया और फिर कपल ऑफ मंथ्स 4-5 मंथ्स मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी विजिट किया, और फिर सेकंड पार्ट मैंने IISc बैंगलोर में किया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि अभी तक जो जितनी भी चीज़ें कर रहे थे वो सॉर्ट ऑफ काफ़ी इंक्विजिटिव चीज़ें थी। अब मुझे कुछ थोड़ा रियलिटी या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करना, जो कि सोसाइटल एप्लीकेशन वाला बात है। तो मैं इंडस्ट्रियल PhD के लिए ढूंढने लगा और देखने लगा चीज़ें। तो उस समय ही मुझे पता चला कि ऐसे फ्रांस में एक पेट्रोलियम कंपनी है जो कि ऐसी PhD को बढ़ावा देती है। तो पूरे वर्ल्ड से तब 30 PhDs के ऑप्शंस थे। अभी तो मे बी ज़्यादा होंगे, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने तब उसी में अप्लाई किया। फिर मुझे पता चला कि उनका एकेडमिक कोलैबोरेशंस क्या है, और कंपनीज में जो भी 3-4 राउंड ऑफ प्रोसेस थे वो सारी चीज़ें करके वहाँ पे वैसे मिला। स्पेशलिटी यही है कि एकेडमिया और जैसे दोनों ही पार्ट में रिसर्च है, बट नाउ वी हैव टू really think about what questions we are addressing or what we are questioning for, either in academia और industrial, दोनों में जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो एकेडमिक एक्सपीरियंस जो मैंने लिया 4-5 साल में डिफरेंट जगह इंटर्नशिप्स करके इंडिया में और अब्रॉड में, तो मुझे ये समझ में आया कि हम लोग फंडामेंटल रिसर्च को काफ़ी एक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं, और बट मोर और लेस जो भी चीज़ें हैं वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है। एक इंक्विजिटिव माइंड है जो कि कुछ चीज़ें सोच रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बट मैं जब कंपनीज के प्रोजेक्ट्स देखता था तो वो ऐसे काफ़ी नीड ऑफ आवर, बहुत फोकस्ड रहते हैं वो सारी चीज़ें कि व्हाट दे नीड एग्जैक्टली डाउन द लाइन ऑफ 10 years और समथिंग लाइक दिस फॉर द सोसाइटल एप्लीकेशन। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर एड्रेसिंग इन एकेडमिया और इन इंडस्ट्री। और मेरे PhD में जितनी भी इंडस्ट्रियल PhD होगी उसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल PhD इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड PhD। तो इसमें खासियत ये रहता है कि आपके पास एक एकेडमिक सुपरवाइजर होंगे, मतलब यू विल बी इनरोल्ड समवेयर एल्स बिकॉज इंडस्ट्री कैन नॉट गिव यू द डिग्री। सो वैसे में मेरा शिमी पारीटेक के साथ इनरोलमेंट था जो PSL यूनिवर्सिटी में आता है, और वो भी काफी बेहतरीन है वहाँ पे टॉप रैंक्स में। तो मेरा ये कहना था कि इससे मुझे दोनों फील्ड का काफी एक्सपोजर मिल रहा था। साथ ही साथ मुझे कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। आई वाज वर्किंग ऑन द कंपनी प्रोजेक्ट वट एवर दे हैव डिफाइंड, बट इन क्लोजली इन रिलेशन विद द एकेडमिया। तो इससे ये कह दे सकते हैं कि सब लोग जो बोलते हैं कि एकेडमिया का और इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, तो अभी मुझे एक कंप्लीट ग्रॉस व्यू मिल रहा था सारी चीज़ों का। एज वेल एज मैं एकेडमिक कल्चर से तो पहले से वाकिफ था, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं वो लोग, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया लगा। तो ये वाला चीज़ काफ़ी मुझे ठीक लगा। और एट द सेम टाइम हम लोग ये जो सोचते रहते हैं कि जो कंपनी में मतलब अगर लेट सपोज कि PhD भी कर लिया तो कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए भी आई थिंक ये वाला जो एक्सपोजर है वो पूरा क्लियरिटी ला देगा कि वेदर आपको कंपनी में जाना भी है या नहीं। तो ऐसा ही रहा मतलब ये वाला पार्ट। Hey, do you want to know how to write emails for PhD? Or maybe how to find professors for PhD? Or anything related to PhD like applications or SOPs or journeys or anything for that matter?
just drop us an email on the mentioned email ID in the description below, and we'll definitely follow up and stay in touch with you. Apart from that, don't forget to like, comment, share and subscribe. Hope to be in touch with you soon. Thank you.